हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट की। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 1996, शॉर्ट में ACA। ध्यान ये रखें, ये एक्ट, इसके अंदर बहुत सारी धाराएं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हैं। 1996 में ये एक्ट नंबर 86 था और इस एक्ट में 86 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं एंड दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लेकिन CA फाइनल कोर्स में पेपर 4 में हमारे कोर्स में पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन एंड पार्ट 3 है कॉन्सिलेशन। तो देखिए इसकी वेटेज है इंस्टीट्यूट की तरफ से 6 से 9 नंबर, लेकिन अलॉन्ग विद व्हाट FCRA एक्ट। ये हैंड रिटन रिवीजन होगी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी एक पेज में 100% मैं आपको लिख के दूंगा। मीन्स सिंपल, अगर आप ये मेरा लेक्चर टिका लें, आपको आर्बिट्रेशन एक्ट 100% कवरेज एक पेज में एक एक चीज के साथ मिल जाएगा। बस ये एक पेज पढ़ लीजिएगा, इट विल सर्व योर पर्पस इन द एग्जाम। देखिए सबसे पहली बात यह है, ये एक्ट लागू होता है 22 अगस्त 1996 को। एंड देखिए फास्ट रिवीजन है ये, आप मेरे साथ ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। और दूसरी बात यह है, कोई भी एक्ट जो होता है उसके पीछे एक कहानी होती है जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल, बैकग्राउंड, फिलॉसफी कह लीजिए। दरअसल इसका प्रियम्बल बेस्ड है यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉस, UN-CITRAL जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉस के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये इस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। और UN के ऊपर क्यों बेस्ड है? देखिए जैसे 90s में हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है, बहुत सारी MNCs आई। MNC देश में चाहती कि अच्छा लीगल एनवायरनमेंट मिले, कंपनियां हैं काम करेंगी, झगड़े तो होंगे, और हमारे देश में कोर्ट में तारीख पे तारीख होती है, इसलिए बड़ा जरूरी है आउट ऑफ कोर्ट क्या हो जाए, एक सेटलमेंट हो जाए, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। तो देखिए सबसे बेसिक चीज जो हमें हल्की सी पता होनी चाहिए वो ये है, आर्बिट्रेशन वर्सेस लिटिगेशन। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 आती है। आर्बिट्रेशन का मतलब ही क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट कर लेना, बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और नॉट। जिसका मतलब है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें तो जहां करेंगे वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो या ना हो। लिटिगेशन का सिंपल मतलब है कोर्ट में केसेस, तो यहां तो तारीख पे तारीख रहेगी। यहां पे आपकी जो कार्रवाई है वो एक क्लोज्ड प्रोसीडिंग होती है, जबकि कोर्ट में क्या रहता है, ओपन प्रोसीडिंग्स है। कोर्ट में क्या होगा, जज होगा, और आर्बिट्रेशन में पार्टीज अपॉइंट करेंगी अपनी तरफ से एक जज, जिससे जज नहीं कहेंगे, हम इसे नाम देंगे आर्बिट्रेटर कह लीजिए या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कह लीजिए। जैसे मैंने कहा कोई इंस्टीट्यूशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पार्टीज अपने आप किसी को अपॉइंट कर सकती हैं या किसी इंस्टीट्यूट को रेफर कर सकती हैं। मेन जो इसमें पहला प्रश्न आता है वो ये है, जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके साथ चलेगा, तो आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट करेंगे या नहीं करेंगे?
तो ये डिपेंड करता है क्या आपने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया है। ये है पहला प्रश्न। नो डाउट इसकी डेफिनेशन है, अंडर सेक्शन 2 है, लेकिन सेक्शन 2 कहता है जाइए जाके किससे पूछ लीजिए, सेक्शन नंबर 7 से पूछ लीजिए। तो देखिए जब भी एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट सिंपली आपको पता होना चाहिए ये एक प्राइवेट होता है, बिटवीन नेचुरल है, दो पार्टीज में होगा। तो जब एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो नेचुरल है क्या लग गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पक्का लगेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग गया तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ा करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के एसेंशियल्स अंडर व्हाट, सेक्शन 10, कि भाई फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, कंसिडरेशन हो, पार्टीज केपेबल हो, राइट। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जब भी एग्रीमेंट बनेगा ये आपके इंटरेस्ट में है कि आप एग्रीमेंट किस में बनाइए, राइटिंग में बनाइए, तो ये एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और ऑब्वियसली वैलिड तो तभी होगा जब पार्टीज उसके ऊपर क्या करें, साइन करें। स्वाभाविक के साथ में क्या डालिए, डेट वगैरह, ताकि कुछ टाइमिंग इश्यूज हो सॉर्ट आउट किए जा सके। तो जब हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये दो तरीके से हम ये एग्रीमेंट बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट में, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया, आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज इंसर्ट कर दी कि भाई साहब झगड़ा हो गया तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे आउट ऑफ कोर्ट। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज को हम कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट, जिसका मतलब है पार्टीज में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद आपको ध्यान आया कि भाई कोर्ट में धक्के क्या क्यों खाने हैं, क्यों पैसे बर्बाद करने हैं। तो डैट मीन्स झगड़ा होने के बाद आपने एक अलग से क्या बना लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट या कह लीजिए एग्रीमेंट बना लिया। तो इस तरह से आर्बिट्रेशन हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं। अगर पार्टीज के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है, किस चीज का, कोई भी इंफॉर्मेशन का, जिससे पता क्या चलती है, पता चलती है उनकी इंटेंशन। इंटेंशन ये है कि हमें कोर्ट में धक्के नहीं खाने हैं। तो वो इंटेंशन कहां से पता चल सकती है, हो सकता है पार्टीज में कुछ लेटर क्या हुए हो एक्सचेंज, या ईमेल कह लीजिए, या यूं भी हो सकता है जैसे मान लीजिए मैंने आपको सामान बेचा तो मैंने एक बिल जारी किया जिसे हम क्या कहते हैं, इनवॉइस। तो उसके अंदर ही हमने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी किस चीज की, कि आउट ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन से मुद्दों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। या इसी के अंदर चीज आती है जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन थ्रू रेफरेंस एग्रीमेंट, थ्रू रेफरेंस एग्रीमेंट, जहां पार्टीज ने क्या कहा कि भैया अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे किसी थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। जैसे थर्ड पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन के बारे में जिक्र किया हुआ, तो उससे रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। अब जो झगड़े हैं उसकी क्या रहेगी, संभावना। तो झगड़े की एक संभावना है और झगड़ा हो सकता है, फिलहाल हो सकता है भविष्य में हो। यूएन सिट्रॉल मॉडल ये कहता है कि भैया जो भी झगड़े होंगे आर्बिट्रेशन में जाएंगे, एक डिफाइंड क्या है, लीगल रिलेशनशिप, कि अगर दो पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप है। इंटरेस्टिंगली चीज ये देखें, क्या है ये लीगल रिलेशनशिप, ये यूएन सिट्रॉल मॉडल में नहीं बताया गया है, नॉट डिफाइंड एज सच। हाँ, एक चीज जरूर कही गई, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, लेकिन दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हम कहें दो भाई हैं, तो ब्रदर्स के बीच में बिजनेस को लेके या जो भी है प्रॉपर्टी को लेके कुछ आपस में पार्टीशन हो, इवन उसके ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट लग सकता है। बस एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये एसीए नहीं लगेगा इफ बार्ड बाय स्टैट्यूट, जिसका मतलब है अगर एक पर्टिकुलर लॉ ने कह रखा कि भैया
इसका निपटारा तो किससे होगा? कोर्ट में जाके होगा, तो आप आर्बिट्रेशन से नहीं कर सकते। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसके बारे में मैं फर्दर आपको एक कोड की बना के दे रहा हूं। यहां पे कोड की से आप याद कर सकते हैं, CMGT 5 पॉइंट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सी से है भाई साहब क्रिमिनल केसेस कहें या इलीगल एक्टिविटीज कहें, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं हो सकती। एम से 2 बातें हैं, मैट्रिमोनियल शादी से रिलेटेड सूट्स, या अगर आपने गिरवी वगैरह रखा है कुछ, मोर्टगेज्ड सूट्स। एंड जी से गार्जियनशिप मैटर्स, जैसे बच्चा किसका है यूं कह लीजिए, ये सारी चीजें कोर्ट में ही सेटल होंगी। टी से टेस्टामेंट्री सूट्स। टेस्टामेंट्री सूट का मतलब क्या हो गया? अगर कोई लीगल ड्राफ्टिंग हुई है किसी डॉक्यूमेंट की, उसको लेकर के अगर इशू है तो ये कोर्ट में ही सेटल होगा, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं हो सकता। तो ये था पहली चीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड। सेकंड जो यहां पे कंसेप्ट निकल के आता है आर्बिट्रेशन में, वो है कि भाई साहब जैसे मैंने कहा क्या पॉइंट करना है, आरबी ट्रेटर कह लीजिए, या आप नाम क्या दे सकते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर, जो कि कहता है ये आदमी, ये जो जज आपने अपॉइंट किया है, ये क्या हो सकता है, अकेला या एक पैनल हो सकता है। स्वाभाविक है किसका, एक्सपर्ट्स का, क्योंकि आपका जो भी इशू है आप चाहोगे वो सॉर्ट आउट हो किसके द्वारा, एक एक्सपर्ट के द्वारा। तो ये कह लीजिए एक सेकंड यहां पे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहली बात आती है कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। देखिए यहां पार्टीज को आर्बिट्रेशन में पूरी तरह से ऑटोनॉमी है, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम है। मतलब आपका एग्रीमेंट है भैया, तो एग्रीमेंट है तो एक आपको ऑटोनॉमी है, आपको एक चॉइस है, एक आपको क्या है, फ्रीडम है। जैसे मर्जी आउट ऑफ कोर्ट क्या करें, आप सेटल कर सकते हैं। तो इसलिए जब अपॉइंटमेंट होगी, कैसे अपॉइंट करेंगे आप, देखिए यहां पहली बात निकल के आती है, दोनों पार्टीज ज्वाइंटली किसी को क्या कर दें, नॉमिनेट कर दें। जैसे आप दोनों में झगड़ा है, आपने मेरे को नॉमिनेट कर दिया, मैं बन गया आर्बिट्रेटर। नंबर 2 क्या हो, ईच पार्टी टू अपॉइंट, हर पार्टी क्या करे, ईच पार्टी टू अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर। दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें। लेकिन अब क्या होगा, ये जो आर्बिट्रेटर है, ये दो जो है, ये फर्दर क्या करें, ये फर्दर अपॉइंट कर लें एक प्रिजाइडिंग, एक तीसरा आर्बिट्रेटर। क्योंकि पहले वाले दोनों तो क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गए ना, वो तो आप दोनों के द्वारा नॉमिनेटेड है, तो एक इंडिपेंडेंट ये अपॉइंट कर लेंगे। तीसरी बात ये आती है, आप एक रिक्वेस्ट दीजिए, किसको दीजिए, कोर्ट को, कि भाई साहब आप अपॉइंट कर दीजिए। यहां पे आता है, ध्यान रखें, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 कहता है कौन सी कोर्ट, कोर्ट होगी या तो सुप्रीम कोर्ट या होगी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को तब आप रिक्वेस्ट करेंगे अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, दैट मीन्स वन ऑफ द पार्टी बाहर की है। और डोमेस्टिक अगर आर्बिट्रेशन है तो आप हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन आप एक चीज और कर सकते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट, एक इंस्टीट्यूशन को कह सकते हैं कि भाई साहब आप हमारी आर्बिट्रेशन में सहायता करें। जैसे एग्जांपल दें, आईसीसी, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, ये इसी तरह से फिक्की जो इंडिया में है, या आईसी एडीआर। नाउ व्हाट इज आईसी एडीआर? देखिए जैसे हम ये, पहली बात इसका मतलब है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब जब हम ये एक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा आउट ऑफ कोर्ट है, तो हम इसे कहते हैं एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट को क्या करना है,
रिजॉल्व करना है, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो एडीआर के ये कई मेथड्स हो जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई साहब एक चीज क्या हो गई, आर्बिट्रेशन, दो क्या हो गया जो हमने पढ़ना ही, कॉन्सिलेशन, तीसरा हम क्या कह सकते हैं, मेडिएशन, और चौथा जिसे हम कह सकते हैं नेगोशिएशन। तो ये ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं कि कोर्ट से बाहर हम चीजें जाके सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये सेंटर है। अब अपॉइंट करना है तो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने कहा दोनों मिलकर अपॉइंट कर लीजिए, तो दैट मीन्स प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है। अगर पार्टीज की नीयत अच्छी हो, इंटेंशन अच्छी हो, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे सिक्का उछालिए और किसी को भी अपॉइंट कर लीजिए, टॉस ऑफ अ कॉइन, या आप जितना उसे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें आप बनाते रहिए। कॉम्प्लेक्स जितना होता जाएगा तो अंत में आप फेल करेंगे तो स्वाभाविक है आपको कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप ये अपॉइंट करके दे दीजिए। देन आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए, यहां पे सेक्शन नंबर 10 कहता है कि ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने कहा आप एक रखें और मोर देन वन रखें, आपके ऊपर है। अगर आप मोर देन वन रखते हैं तो देखिए एक होता है ओड नंबर, एक होता है इवन नंबर, तो बेहतर होगा, आपके इंटरेस्ट में है कि आप नंबर कौन सा रखें, ओड नंबर प्रेफरेबल है। इवन नंबर को आप क्या करें, अवॉइड करें, लेकिन यू कैन, लेकिन आप चाहें तो इवन नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करें, एक व्यक्ति को, एक आर्बिट्रेटर को क्या दे दें, सेकंड वोट दे दें, जिसे हम कहते हैं कास्टिंग वोट दे दीजिए आप किसी एक को। तो दैट मीन्स जब आप एक से ज्यादा अपॉइंट करते हैं, यहां पे आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा आप अपॉइंट करेंगे तो नेचुरल है उनकी फीस कहें, रेम्युनरेशन कहें, वो तो बेयर करनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, आपको ये देखना चाहिए, समय को देखना चाहिए। और एक से ज्यादा इसलिए भी चाहिए होते हैं क्योंकि आप चाहेंगे कि अलग अलग फील्ड से आपको क्या मिले, एक्सपर्ट्स मिले। एक से ज्यादा होंगे एक्सपर्ट, बढ़िया होंगे तो अच्छी डेलिब्रेशंस होंगी, जिसका मतलब है अच्छे डिस्कशन के साथ क्या लिया जाएगा, निर्णय, डिसीजन लिया जाएगा। मेन इनकी एलिजिबिलिटी यही निकल के आती है आर्बिट्रेटर की कि ये इंसान क्या होने चाहिए, थर्ड पार्टी, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो यूं कह लीजिए ये न्यूट्रल हो, इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल कह लीजिए, या सिंपल भाषा में कह लीजिए ये अनबायस्ड होने चाहिए। और यहां ये चीज आकर के कहता है सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रलिटी के ऊपर। दूसरी बात क्या है, आपका इस व्यक्ति का, जैसे मैंने कहा, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या पास्ट में रहा है या प्रेजेंट में है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या चाहिए, ये आर्बिट्रेटर इसका क्या कर दे भाई, दूसरी पार्टी को एक डिस्क्लोजर कर दे कि मेरा इस आदमी के साथ, एक पार्टी के साथ कोई कनेक्शन रहा है। तो बेसिकली हमें सिंपल डिस्क्लोजर चाहिए। अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं किया तो देखिए उसका जो डिसीजन है, जिसे हम कहते हैं अवार्ड, ये क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। आप इसे फिर कोर्ट में जा सकेंगे, वरना आप क्या कह रहे थे, हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। और ये कहता है सेक्शन नंबर 12 कि आप इसे कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। जहां तक इंटरेस्ट की बारी है, देखिए इंटरेस्ट किसी भी प्रकार का हो, जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल, पेक्यूनरी या अदर, तो जैसा मर्जी इंटरेस्ट हो, दिक्कत उससे नहीं है। दिक्कत है हमें उसका डिस्क्लोजर चाहिए। नंबर नेक्स्ट जो आता है वो ये है, जिसे हम कहते हैं सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन की जगह कहां होगी, सीट को आप प्लेस कह सकते हैं। तो स्वाभाविक इंडिया में हुआ, लेकिन इसमें चीज हम बात करें नेशनैलिटी की कि आर्बिट्रेटर कहां का हो, तो इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो इंडिया का ही होगा। लेकिन यहां एक चीज हमें सीखनी है, वो ये है, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ICA शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जिसके बारे में मैंने यहां लिख के दिया था, तो अगर इंटरनेशनल है तो पक्का सीट ऑफ आर्बिट्रेशन एक इशू रहेगा, क्योंकि एक पार्टी अगर हिंदुस्तान के बाहर की है तो हो सकता है आर्बिट्रेशन का हो इंडिया के बाहर का हो।
तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन चीज क्या है, इसकी भी डेफिनेशन है, अंडर सेक्शन 2 के अंदर है। तो डेफिनेशन यही कहती कि भैया पहली बात तो कोई डिस्प्यूट है, कोई भी आपका डिस्प्यूट है आउट ऑफ, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया था, आउट ऑफ डिफाइंड लीगल क्या होना चाहिए रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। हां एक चीज है, ये डिस्प्यूट क्या होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए, और ये कमर्शियल कैसे होगा, एज पर कोई भी इंडियन लॉ के मुताबिक होगा। ये डेफिनेशन के सारे पार्ट हैं, शॉर्ट में मैं करके लिख रहा हूं, एज पर इंडियन लॉ कोई भी कि ये एक कमर्शियल है। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वन ऑफ द पार्टी, एक पार्टी पक्का कहां की होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। तो यहां पे इन्होंने कह लीजिए 4 चीजें कही हैं कि भाई साहब अगर इंडिविजुअल है, नंबर 2 कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, नंबर 3 एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह लीजिए, नंबर 4 अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है। तो कहता इंडिविजुअल वगैरह है तो आप क्या होने चाहिए, बाहर के नेशनल कह लीजिए, या आप रेजिडेंट होने चाहिए कहां, आउटसाइड इंडिया। अब्रॉड लिख रहा हूं, आउटसाइड इंडिया को थोड़ा शॉर्ट पड़े। और बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये क्या होनी चाहिए, बाहर की कंपनी होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसमें है, इसका मैनेजमेंट या कंट्रोल कहां से हो रहा है, बाहर से हो रहा है। फॉरेन गवर्नमेंट से तो पता चली गया गवर्नमेंट किसी बाहर की हो, तो यहां पे सीट का इशू आता है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। देन आर्बिट्रेटर के क्या होंगे, स्वाभाविक के आगे होंगे उसके फंक्शंस। तो आर्बिट्रेटर के फंक्शंस कह लीजिए, आप उसकी ड्यूटीज कह सकते हैं या आप पावर्स भी कह सकते हैं, जो वर्ड ठीक लगे। तो यहां पे कोड की दे रहा हूं, डांस इंडिया डांस। तो नॉर्मली ये क्या है, एक प्रोग्राम आता है कहां, कलर्स चैनल पे। तो डी से है कि भाई साहब इनकी ड्यूटी है कि कोई क्या ना हो, डिले ना हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 29A में 12 महीने के अंदर अंदर क्या देना होता है, अवार्ड देना होता है। आई से जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये इंपार्शियल रहे, नहीं तो सेक्शन 12 में वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 18 रेड विद 12 चैलेंज हो जाएगा। एंड डी से डिसीजन ये देंगे किसके बाद, डेलिब्रेशन, जिसे हम कहते हैं बढ़िया डिस्कशंस करने के बाद ये अपना डिसीजन देंगे, और ये कहते हैं सेक्शन नंबर 31। और डिस्कशन के बाद जब डिसीजन देंगे अपना, तो ये मेजॉरिटी डिसीजन होगा, और ये कहता है सेक्शन नंबर 29। जैसे यहां मैंने कहा 12 महीने में देना है, डेट इज 29A कहता है। देन सी से है, देखिए आपने कोई भी कम्युनिकेशन है एज ए आर्बिट्रेटर, वन साइडेड नहीं, मतलब यूनिलैटरल नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप दोनों पार्टीज के साथ क्या करें, शेयर करेंगे। एक पार्टी ने दिए हैं तो दूसरे को हैंड ओवर करना होगा। सी से ही है क्या, देखिए आप देखिए हर तरह के लॉस का क्या हो रहा हो, कंप्लायंस हो रहा हो। तो इसके बाद आप अपना क्या देंगे, अपना डिसीजन देंगे, जिसे हम कहते हैं अवार्ड। देयर आफ्टर ये जो हमारे आर्बिट्रेटर साहब हैं, इनसे रिलेटेड कह लीजिए बढ़िया एक प्रश्न बन जाता है, टर्मिनेशन, जिसका मतलब है निकाल देना। तो जब टर्मिनेशन होगा तो इस आंसर को हम 2 कैटेगरी में देख सकते हैं। 2 चीजें मैं इकट्ठी लिख देता हूं। एक है किस चीज का टर्मिनेशन, आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, आप उसको कैंसिल कर रहे हो। नंबर 2, आप किसे निकाल रहे हो, आर्बिट्रेटर को। दोनों चीजें साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आंसर शॉर्ट में सारी चीजें कवर अप कर दे। तो देखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जब हम कैंसिल कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक कोड की बना के दे रहा हूं, मौत, और मौत के आगे क्या आता है, डेथ। इस तरह से है। एम से है, दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट बनाया था, अपनी वॉलंटरी कंसेंट के साथ बनाया था।
तो आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही इसे कैंसिल कर सकते हैं। नंबर 2 है, खुद कानून ने उसे क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे हो सकता है, इसके कुछ एक एग्जाम्पल हम दें तो इसके ऊपर एक फर्दर मैं कोड की बनाता हूं। आई क्या, सीए क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। कब कंप्लीट करनी है, टाइम पे कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट बन जाते हैं। आई से क्या हो गए हैं, इनकेपेबल कह लीजिए कोई भी पार्टीज। आई से इंसॉल्वेंट, अगेन आई से आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। सी से आप कॉन्विक्ट हो गए हैं, कौन से गुनाह के लिए, मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए। ए से आपने अब्यूज किया है पोजीशन वगैरह का। देन कंप्लीट, देखिए अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई आपने कंप्लीट कर दी है जिसके ऊपर आता है सेक्शन 32, तो ऑब्वियसली आप एग्रीमेंट क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। एंड टाइम जैसे मैंने कोट किया था कि भाई साहब कि डिसीजन आना चाहिए कितने दिन के अंदर, 12 महीने के अंदर। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जितने पॉइंट मैंने यहां लिख के दिए हैं यही कॉपी पेस्ट आंसर किसके नीचे आ जाएगा, आर्बिट्रेटर के टर्मिनेशन से रिलेटेड भी आ जाएगा। टी से है टर्मिनेशन ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो बड़ी सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेशन की क्लॉज का फिर कोई सेंस नहीं है। लेकिन एक बहुत बढ़िया पॉइंट वो ये है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या हो सकता है, सर्वाइव्स। ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट निकल के आता है और इसकी वजह क्या है, ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि हम आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट को क्या लेके चलते हैं, एक अलग से एग्रीमेंट लेके चलते हैं तो वो सर्वाइव कर भी सकता है। डेथ किसकी, ऑफ ईदर ऑफ पार्टीज, तो हम सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। तो यहां ध्यान रखें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्वाइव्स, लेकिन व्यक्ति मर गया है तो वो इन्फोर्सेबल कैसे होगा, तो ये होगा इनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट, कर सकता है या उसके खिलाफ किया जा सकता है। उसके कौन, एलआर का मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस करेगा या उसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन सेक्शन 2 में आता है, वो व्यक्ति जिसके पास आपकी स्टेट क्या होगी, डिवॉल्व्स होगी, जिसके पास आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, या यूं कह लीजिए जो आपकी स्टेट को संभाल रहा है, इंटर मेडल्स। देन यही आर्बिट्रेटर पे आगे बढ़ते हैं कि कब आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक तो ये इतने सारे पॉइंट मैंने लिख दिए। दूसरी चीज यहां पे आप एड ऑन करके ही लिख सकते हैं, प्लस वो वॉलंटरी कभी भी क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से छोड़ के जा सकता है, या आप चाहें क्योंकि आपने अपॉइंट किया था, जब मर्जी उसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और रिजाइन करने के लिए रीजंस उसे देने की जरूरत नहीं है, रीजंस नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके बाद कहानी अगले पर्सन आर्बिट्रेशन में मूव करती है, जिसको मैं नाम दूंगा, अब डिसीजन आएगा जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है, देखिए ये 4 प्रकार के हो सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। पहली बात, जब आपने अवार्ड देना है, ये डिसीजन देना है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हैं 4। जब आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन दे रहा है, 4 रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि भाई साहब ये हो गया जी MRS, मिसेस की चलती है, यूं कह लीजिए जो उसने लिख दिया। M से है, जैसे मैंने पहले बताया, डिसीजन कैसे आएगा, मेजॉरिटी के साथ आएगा, ये कहता है सेक्शन नंबर 29। और से आपको क्या देना पड़ेगा, रीजन देने जरूरी होंगे, लेकिन यह एक्सेप्शन है, अनलेस पार्टीज कंसेंट। अगर पार्टीज कह देती हैं रीजन की आवश्यकता नहीं है तो काम चल जाएगा, वरना रीजन हमें पक्का चाहिए क्यों आपने ये डिसीजन दिया।
देन साइन भी चाहिए, अगेन यहां कह सकते हैं अनलेस पार्टीज कंसेंट, तो बिना साइन के भी चल जाएगा, बट साइन तो नॉर्मली चाहिए ही होते हैं। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, प्रूफ बनेगा। देन अवार्ड की जैसे मैंने कहा टाइप्स जो है, अवार्ड भी की जो टाइप्स हैं ये भी हैं 4। तो पहले अवार्ड को हम कहेंगे यहां पे, देखिए इंटरिम अवार्ड। इंटरिम नाम से पता चल रहा है फॉर द टाइम बिंग। नंबर 2 फाइनल अवार्ड। नंबर 3 सेटलमेंट अवार्ड। एंड नंबर 4 आपका एडिशनल अवार्ड। तो इस तरह से 4 यहां पे अवार्ड हो सकते हैं। इंटरिम एज आई सेड 2 तरीके का होगा। एक होता है टेम्परेरी, जब तक क्या ना आ जाए, फाइनल अवार्ड ना आ जाए, मीनवाइल जो डिसीजन आर्बिट्रेटर ने दे दिया। या ये क्या हो सकता है, मान लीजिए कि डिस्प्यूट में 5 इश्यू हैं, एक इश्यू सॉर्ट आउट कर दिया गया है, तो उसे हम कहेंगे फाइनल एज टू अ इश्यू। एक पर्टिकुलर जो इश्यू था, एक पर्टिकुलर जो मैटर था, वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है। देन फाइनल का मतलब ही क्या है भाई, कंक्लूसिव है, अंतिम निर्णय है, बात खत्म हो गई, कंक्लूसिव एडजुडिकेशन। एंड सेटलमेंट का क्या है, यहां पे क्या किया, पार्टीज ने प्राइवेटली ही सेटल कर ली चीज बिना आर्बिट्रेटर की सहायता के। लेकिन आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे इनकॉर्पोरेट, मतलब या यूं कह लीजिए इंसर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, अवार्ड के अंदर, और ये चीज कहता है सेक्शन नंबर 30। देन एडिशनल अवार्ड, इसका मतलब क्या है, फाइनल अवार्ड आ चुका है, लेकिन फाइनल अवार्ड में किसी चीज को लेकर के कुछ इश्यू पेंडिंग रह गया था, जैसे कुछ क्लैरिटी इश्यू आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेटर ने कहा पैसे देने हैं, तो पेमेंट करनी है, उसने क्लियर नहीं लिखा कब करनी है, व्हेन, कैसे करनी है, कैश में या चेक से, राइट, और क्या ईएमआई या लमसम करनी है, कैसे, ये नहीं बताया, तो एक इश्यू राइज हो गया। तो इसलिए फाइनल अवार्ड आने के बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां एडिशनल अवार्ड के लिए आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, और ये रिक्वेस्ट देनी पड़ती है विद इन 3 महीने, 3 महीने के भीतर 30 डेज के भीतर, और ये 30 दिन होते हैं। और ये 30 दिन कहां से होते हैं, ऑफ फाइनल अवार्ड। जैसे फाइनल अवार्ड आ गया उसके 30 दिन के भीतर आपने ये रिक्वेस्ट देनी होती है, और ये कहता है सेक्शन नंबर 33 सब सेक्शन 4। अब अवार्ड आ गया है, क्या हम अवार्ड को यहां पे चैलेंज कर सकते हैं, तो ये एक अगला प्रश्न क्रिएट होता है यहां पे, चैलेंज ऑफ अवार्ड। तो जैसे मैंने कहा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो नॉर्मली तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम पढ़ेंगे यस कुछ किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, चैलेंज कौन करेगा, ओनली बाय पार्टी टू एग्रीमेंट कह लें या आर्बिट्रेशन कह लें, सिर्फ वही चैलेंज कर सकते हैं। किसको चैलेंज करेंगे, 2 में 2 बातें हैं। देखिए, या तो चैलेंज करेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और दूसरी तरफ है हाई कोर्ट में ही। तो ये दरअसल हम पढ़ते हैं इसके ऊपर कोर्ट की डेफिनेशन। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट हो सकता है किसके लिए, अगर है आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, और हाई कोर्ट में अगर आपका है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो दरअसल ये दी गई है, एक कोर्ट की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 21E के अंदर, कि आप इस तरह से कोर्ट में जा सकते हैं। जाने के लिए एक समय है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंज करने का टाइम, और कॉन्सिलेशन में भी यही सेम है, 3 महीने के अंदर प्लस 30 डेज क्या मिल सकता है, एक्सटेंशन। नेचुरल कौन देगा, बाय कोर्ट देगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चैलेंज करना है तो आप कब कर सकते हैं, 3 महीने प्लस 30 दिन का एक्सटेंशन बाय कोर्ट। अब क्या आएगा भाई, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। कोर्ट के ऑर्डर में मैं हमेशा कहता हूं भैया 3 चीजें होती हैं। ये 3 चीजें क्या होती है, मेरी तरफ से सिंपल कोर्ट की इसकी रहती है CMC। सी से कोर्ट क्या करेगा, या तो कंफर्म करेगा, सी से क्या करेगा, कैंसिल कर देगा उस ऑर्डर को, जिसे कहते हैं सेट असाइड करना। एम से क्या कर देगा, थोड़ा उसमें बदलाव ला देगा, डेट इज मॉडिफाई करना। अब जब आप चैलेंज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट आता है भाई, चैलेंज किस ग्राउंड पे आप इसे चैलेंज कर रहे हैं। तो चैलेंज का अगर हम ग्राउंड देखते हैं,
तो इस आंसर को हम दो कैटेगरी में ले सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज। एक जिसे हम कहते हैं भाई कि आप अगर चैलेंज कर रहे हैं, बढ़िया ये पॉइंट है, वो ये है, दो सिचुएशंस है। पहली है एक्सप्रेस लॉ या एक्सप्रेसली, मतलब लॉ में साफ लिखा है आप इन ग्राउंड पे सेक्शन दे रखे हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं अदर्स। तो एक्सप्रेस लॉ में अगर हम देखते हैं तो यहां पे सेक्शन 13 है, 18 है एंड 34 है। 13 वाला वही है जो मैंने आपको कहा था, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, वरना देखिए इस ग्राउंड के ऊपर सेक्शन 13 में चैलेंज हो जाएगा। 18 में है ओवर स्टेपिंग। किस चीज को ओवर स्टेप किया? ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय आर्बिट्रेटर कह लें, या शॉर्ट में लिख दूं तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। मींस आर्बिट्रेटर की औकात नहीं थी उस चीज के ऊपर डिसीजन दे सकता, नहीं दे सकता, चैलेंज आप कर सकते हैं। देन सेक्शन नंबर 34 में दो चीजें बताई गई हैं। एक है स्पेसिफिक इशू, वो एक पर्टिकुलर इशू क्या किया है, पार्टीज ने रेज किया है कोर्ट में जाकर के। नंबर 2 है कोर्ट अपने आप ही आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट, उसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकता है सीओ मोटो। सीओ मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन मोशन, जहां उन्हें लगता है कि यह आर्बिट्रेशन से कार्रवाई सही हुई नहीं है। अदर्स में आई विल यूज अ कोड की, जहां मैं 5 पॉइंट लिख रहा हूं, सिप कह लीजिए। एस से सब्जेक्ट मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन में आ ही नहीं सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले कोड की मैंने दी थी CMGT वाली, क्रिमिनल एक्टिविटीज वाली, सब्जेक्ट मैटर आउटसाइड परव्यू ऑफ ACA, राइट। आर्बिट्रेशन एक्ट में कार्रवाई आप कर नहीं सकते। आई से इनकैपेसिटी, नेचुरल है किसकी, पार्टीज की। पार्टीज नहीं कर सकती थी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कोड की दी थी। अब ये CA वाली और यहां ये CMGT वाली। देन अगेन आई से इनवैलिड है आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसका मतलब है सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है। नंबर 4, ये जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया है ये पब्लिक पॉलिसी किसकी, ऑफ इंडिया की क्या है, अगेंस्ट है, या यूं कह लीजिए वॉल्यूशन है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। हमारे देश के लिए ये सही नहीं है, जैसे हमारी कल्चर वगैरह है उसके मुताबिक कह सकते हैं। देन पी से है प्रोसीडिंग्स, किसकी, आर्बिट्रेटर की, आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल कह लीजिए चाहे, वो सही नहीं है, जिसका मतलब है आर्बिट्रेरी है, मतलब उसने अपनी जैसे गुंडागर्दी दिखाई है, यूं कह लीजिए डिक्टेटर समझ के अपनी कार्रवाई उसने कर दी। तो यहां पे आकर के मैं कहता हूं कि आर्बिट्रेशन क्या हो जाता है, पार्ट 1 यहां हो जाता है समाप्त। इसके साथ हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि किस पे डील करता है, कॉन्सिलेशन के ऊपर करता है। इसमें हम अपने आंसर को दो कैटेगरी में ब्रेक करेंगे, एक कॉन्सिलेशन है और दूसरा है वर्सेस मेडिएशन कह लीजिए, कॉन्सिलेशन वर्सेस मेडिएशन। तो यहां पे मैं एक कोड की के साथ आपको ये पॉइंट्स करवाने जा रहा हूं, जहां मेरा, लेकिन पहले मैं उसमें जाऊं, हल्का सा कॉन्सिलेशन का मीनिंग बता दूं। कॉन्सिलेशन का मतलब क्या है, जैसे पहले बता दिया, ये भी ADR का एक मेथड है। क्या करना है आपने, सॉल्विंग करना है इश्यूज प्यार से, बातचीत से, थ्रू जिसे आप कहें डायलॉग, बातचीत से, सजेशन से। और ये सजेशंस यहां कौन देगा, नेचुरल है पार्टीज देंगी, या यहां पे आर्बिट्रेटर की बजाय हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कॉन्सिलेटर। कॉन्सिलेटर साहब अपनी सजेशन देंगे, जिसके ऊपर आता है सेक्शन 63 ये चीज कहता है, और पार्टीज देंगी
2 सेक्शन इस चीज के ऊपर डील करता है। देयर आफ्टर मेन चीज क्या है, ये जो कॉन्सिलेशन है ये बेटर है। बेटर किससे बेटर है? ये बेटर है आर्बिट्रेशन से। और उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजन ये है भाई कि आर्बिट्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है किसका? कोर्ट का। तो दैट मीन्स एक जीतेगा एक हारेगा। तो रीजन ये है, आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट है। नंबर 2, पक्का एक आदमी जीतेगा, दूसरा क्या होगा? हारेगा। इसलिए दोनों पार्टीज में थोड़ी दुश्मनी की भावना बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं एडवर्सियर इन नेचर। आप एक दूसरे के एडवर्सरी बन जाते हैं। दोनों में क्या आ जाती है पार्टीज में? एक बिटरनेस, कड़वाहट, या जिसे हम क्या कहते हैं? डिसहार्मनी। तो एक प्यार से चीज को सॉर्ट आउट करने को हम कह रहे हैं कॉन्सिलेशन। और जहां तक मेडिएशन का सवाल है, तो मेडिएशन में जो एक इंटरमीडिएट पार्टी होगा उसे हम कहते हैं मीडिएटर। तो नाम में फर्क है, यहां कॉन्सिलेटर है, यहां मीडिएटर है। नाउ कॉन्सिलेटर से रिलेटेड मैं एक चीज और लिख दूं। कॉन्सिलेटर जो होंगे, इनका नंबर भी मैं यही लिख देता हूं। कॉन्सिलेटर जो होंगे ये होते हैं मिनिमम, या यूं कह लीजिए इनका नंबर वर्ड सीधा इस्तेमाल कर देता हूं मैं। इनका नंबर होगा 1 से 3, मतलब मिनिमम 1, मैक्सिमम ये हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। और ये चीज कहता है सेक्शन नंबर 63। देखिए अब मैं कोड की से लिख रहा हूं। कोड की है मेरी तरफ से फ्री बैट्स। एफ से है फंक्शंस क्या है। तो जो कॉन्सिलेटर का रोल है, कॉन्सिलेटर का रोल, हम यहां पे ये कहते हैं कि पहली बात तो आपने कॉन्सिलेटर क्या करना है? आप नेचुरल अपॉइंट करोगे। कौन अपॉइंट करेगा? पार्टीज ही करेंगी। कैसे आप अपॉइंट करोगे? बिल्कुल आर्बिट्रेशन की तरह, सेम जैसे आर्बिट्रेशन में आपकी ऑटोनमी है, फ्रीडम है, पावर है। और ये अपॉइंटमेंट पे देखिए ये आता है आपका सेक्शन नंबर 64। तो ये कॉन्सिलेटर का रोल जो होता है यहां पे वो काफी बड़ा है, वाइडर पैमाने पे है। वो यहां फैसिलिटेटर भी है, वो इवैल्युएटर भी है, हर चीज को इवैल्युएट करेगा। वो इंटरवीन भी करेगा जहां जहां उसे गड़बड़ लग रही है। जबकि हम मेडिएशन में अगर देखते हैं तो जो मेडिएटर का रोल है वो ओनली सिर्फ फैसिलिटेटर है। मतलब दो लोगों में झगड़ा हो गया तो बस कहता है भैया कर लो जो करना है, लेकिन झगड़ा मत करो। देन तो इस तरह से ये आर से अगला पॉइंट आता है जो रिजल्ट आएगा। जैसे आर्बिट्रेशन में हम कहते हैं अवार्ड, तो यहां पे हम रिजल्ट को नाम देते हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट, या मेमोरेंडम भी कह देते हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट। और सेटलमेंट जो आपकी होगी सेक्शन 65 कहता है उसके लिए कार्रवाई होगी। और कार्रवाई सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आर्बिट्रेशन की थी, सेम एज आर्बिट्रेशन। ई से इनफोर्सेबिलिटी, तो देखिए कॉन्सिलेशन जो है इनफोर्सेबल है एज पर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट एंड सेक्शन 89 ऑफ
सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। जबकि अगर हम मेडिएशन की बात करते हैं तो उसके ऊपर सिंपल लगता है सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। फ्री बैट्स बी से है भाई, अगर कोई ब्रीच हो गया तो अगर कोई ब्रीच होता है तो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन या कह लीजिए रेमेडीज बड़ी क्लियरली दे रखी हैं इस एक्ट के अंदर एसीए में। लेकिन अगर मेडिएशन का ब्रीच होता है तो भाई उसके लिए सिंपल कह लीजिए आपको जाना पड़ेगा ये सीपीसी 89 या यूं कह लीजिए जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो डेट इज उसके लिए नॉर्मल लॉ है। ए से एक्ट, बैट्स मैंने कहा था, टी से ट्रस्ट है, एस से है स्कोप। देखिए एक्ट क्लियरली मैंने बता दिया यहां पे, ऑब्वियसली एसीए एक्ट है, लेकिन मेडिएशन में लगेगा आपका सिविल प्रोसीजर कोड। ट्रस्ट, यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी को बड़ी महत्वता दी गई है। जो कॉन्सिलेटर है या पार्टीज है कोई चीज लीक नहीं कर सकते, तो ये यहां पे बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर डिफॉल्ट करोगे तो उसके ऊपर फर्दर रेमेडीज या कह लीजिए पनिशमेंट पेनल्टीज हैं। और नो डाउट मेडिएशन में भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट वे में नहीं कहा गया। स्कोप हमेशा कॉन्सिलेशन वाइडर है और ये नैरो है। अब क्यों वाइडर है? देखिए उसकी वजह है एक केस। तो अब मैं इसके बाद जैसे वैसे तो मुझे केसेस के बारे में लिखना है, चलिए मैं पहले आपको ये कुछ एक केस स्टडीज के साथ अटैच कर देता हूं ताकि केस वर्ड भी आया है। देखिए जहां तक इस एक्ट में केस स्टडीज हैं, आपके स्टडी मैट में कई दी गई हैं। केस स्टडीज, तो केस स्टडीज देखिए दोनों चीजों पे है, कॉन्सिलेशन पे भी है और दूसरी तरफ आर्बिट्रेशन में भी है। तो सबसे पहले जो केस, जैसे मैंने स्कोप के ऊपर बात करी कि एक केस रहा है, ये सालेम जगह है अपने तमिलनाडु में, वहां की एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दो इश्यूज थे। एक तो इसी में बताया गया कॉन्सिलेशन वाइडर है एज टू व्हाट मेडिएशन। नंबर दो, इसी केस में बताया गया है आर्बिट्रेशन टू बी इनकरेज्ड। कि आर्बिट्रेशन क्या चीज है? एडीआर मेथड है, तो हमने एडीआर को, आउट ऑफ कोर्ट चीजों को क्या करना है? इनकरेज करना है। दो चीजें थी इस केस के अंदर। नंबर दो, केस का नाम है मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस सवरडाला बामक लिमिटेड, जहां यह कहा गया कि कॉन्सिलेशन जो सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट एग्रीमेंट हमने जो कहा कि उसके ऊपर साइन सेटलमेंट एग्रीमेंट पे बाय कॉन्सिलेटर मस्ट है, जबकि आर्बिट्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं था। तो यह था साइन जरूरी है भाई ऑथेंटिकेशन के लिए। तीसरा केस जिसका नाम है एफकंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में कहा गया कि आप जो कॉन्सिलेशन करते हैं, यह आपका आपस में एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है।
मतलब कोई फंसी वाली चीज नहीं है, ये एडीआर मेथड है, ये सारे के सारे होते ही क्या वैसे भी वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री के ऊपर चीज कही गई। देन मूविंग टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन के जो केसेस बनते हैं, एक तो देखिए पहला केस तो मैं सेम कह दूंगा, ये सालेम एडवोकेट वाला, क्योंकि इसमें ये आर्बिट्रेशन को इनकरेज आपने करना था। सेकंड केस यहां पे ग्रुप चिमीक टूनिशियन SA वर्सेस साउदर्न फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, का केस है। जैसे मैं पहले ही लिख के आया था कि आप आर्बिट्रेशन के लिए मेन कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज डाल सकते हैं या सबमिशन एग्रीमेंट, या हमने कहा था आर्बिट्रेशन थ्रू किसके हो सकती है, रेफरेंस। ये उस पे है कि आप एक थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से आप ब्रैकेट में चाहे लिख लीजिए। नंबर 3, नारायण प्रसाद लोहिया, नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया का ये केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो आपके आर्बिट्रेटर हो सकते हैं वो इवन नंबर भी हो सकता है, कैन बी इवन नंबर। जरूरी नहीं है ओड रखें तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा था इवन नंबर है तो एक को क्या दे दीजिए, कास्टिंग वोट या सेकंड वोट, कि अगर टाई हो जाए ताकि डिसीजन निकल सके। नंबर 4, SBP वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग। इस केस में बताया गया कि जुडिशियल अथॉरिटी क्या होती है। जुडिशियल अथॉरिटी, तो जहां कहा गया कि भाई मींस जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब तो नॉर्मली सारे कहेंगे कोर्ट, लेकिन साथ में ही कहा गया इसे भी हम जुडिशियल लेके चलेंगे, एंड इंक्लूड्स किसे, देखिए जैसे ट्राइब्यूनल या बहुत सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जैसे कह लीजिए सेबी, RBI, इरिडा इंश्योरेंस वाली, ये भी क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। एक 5वां केस और यहां पे, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो ये केस था टेस्ट ऑफ बायसनेस के ऊपर, जैसे हमने कहा आर्बिट्रेटर बायस ना हो, टेस्ट ऑफ बायस के ऊपर था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे पता चलेगा, तो जहां कहा गया कि क्या एक रीजनेबल व्यक्ति सेम सिचुएशन में क्या वो यही सेम क्या लेता डिसीजन, तो आप बायस्ड हैं या नहीं, सेम हालात में क्या अपने लिए भी आप ये डिसीजन लेते या नहीं। तो इसके साथ ये केसेस समाप्त होते हैं, लेकिन कॉन्सिलेशन का कह लीजिए 2-3 चीजें रहती हैं। आइए लिखते हैं, तो कॉन्सिलेशन से रिलेटेड एक है सेक्शन 62, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलेशन। भाई कॉन्सिलेशन स्टार्ट कहां से होगी, तो देखिए आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं तो नेचुरल है एक पार्टी क्या करे, भेजे, सेंड, रिटर्न
इनविटेशन टू अदर कि भाई साहब चलिए प्यार मोहब्बत से चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और जब आप इनविटेशन भेज रहे हो, इस इनविटेशन में आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम एरिया है क्या, सब्जेक्ट किस चीज का, डिस्प्यूट। अब जो दूसरी पार्टी होगी, अदर पार्टी, अगर क्या कर लेती है, एक्सेप्ट्स, वो भी किसमें, इन राइटिंग, तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां से कॉन्सिलेशन की क्या हो गई, कमेंसमेंट हो गई। लेकिन यही अगर अदर पार्टी अगर क्या करे, रिजेक्ट कर रही है, और अगर इसने नो एक्सेप्टेंस कह लीजिए, इसने एक्सेप्ट नहीं किया विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर भीतर, भाई किसको एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफ वो जो आपको इनविटेशन आई थी, या उस इनविटेशन में कोई पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया था, मान लो 50 दिन, तो नेचुरल है हम इसे क्या मानेंगे, एक है रिजेक्ट कर दिया या उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन चीजों को मान लिया जाएगा डीम्ड रिजेक्शन, कि भाई कॉन्सिलेशन अगला करना नहीं चाहता। इसके बाद सेक्शन 76 में आता है टर्मिनेशन, खत्म हो जाना। भाई किसका, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स का खत्म हो जाना। तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स कब खत्म होगी, देखिए एक है पॉजिटिव तरीका। पॉजिटिव क्या है, दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया, क्या साइन कर दिया, सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो जब आपने साइन कर दिया तो ऑब्वियसली कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रश्न है कौन सी डेट से खत्म हो जाएगी, तो नेचुरल है हम कहेंगे डेट ऑफ व्हाट, एग्रीमेंट, जिस दिन आपने साइन कर दिया। दूसरा जो तरीका है खत्म होने का, यह है नेगेटिव, और इसके अंदर आती हैं 3 बातें। पहली बात यह है कि यहां पे एक रिटर्न डेक्लारेशन दी है, सेम यहां 3 चीजें, रिटर्न डेक्लारेशन दी है। किसने दी है, बाय। यहां है कॉन्सिलेटर ने, यहां बाय पार्टीज है, पार्टीज का मतलब हो गया दोनों। यहां अ पार्टी है, जिसका मतलब हो गया एक पार्टी ने डिक्लेरेशन दी है। कॉन्सिलेटर ने क्या कहा, कॉन्सिलेटर ने कहा कॉन्सिलेशन नॉट जस्टिफाइड, भाई हो ही नहीं सकता तुम में निपटारा। दोनों पार्टीज ने क्या कहा कि हम कॉन्सिलेशन को टर्मिनेट करना चाहते हैं, हम कॉन्सिलेशन से सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। एक पार्टी ने क्या कहा कि भाई मैं भी कॉन्सिलेशन में नहीं रहना चाहता। अब इन तीनों में डेट क्या होगी, किस दिन से टर्मिनेशन स्टार्ट होगा, तो डेट ऑफ जिस दिन आपने क्या दी है, डेक्लारेशन दी है। यहां पे डेक्लारेशन की डेट थी, यहां पे एग्रीमेंट की डेट थी। देखिए कॉन्सिलेशन में ही जब आप कॉन्सिलेशन कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बार का मतलब एक रिस्ट्रेंट है ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जिसका मतलब हो गया कोर्ट में नहीं जा सकते, और आर्बिट्रेशन। कॉन्सिलेशन में हो कोर्ट में नहीं जाओगे, आर्बिट्रेशन में भी नहीं जा सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अनलेस, जिसे हम कहेंगे टू प्रोटेक्ट राइट्स। अगर आपके राइट्स ही आपसे छीन लिए जाएंगे तो स्वाभाविक है आप कहां जाओगे, कोर्ट जाओगे। देन इन्फोर्समेंट
किस चीज की? ये आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन दोनों पे है, ऑफ अवार्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड सेटलमेंट एग्रीमेंट, कि वो इनफोर्स कब होगा। तो इसमें है तीन चीजें। पहली चीज है, अगर अपील करने का टाइम कहां पे? कोर्ट में, जो मैंने पहले लिख के दिया था 3 महीने 30 डेज का आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ये टाइम पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो अब आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली अवार्ड या एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? इनफोर्स हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कोर्ट ने क्या कर दिया, आपकी अपील रिजेक्ट कर दी, तो इनफोर्स हो जाएगा। ये इनफोर्स कैसे होगा? एज कोर्ट डिग्री, जिसका मतलब होता है जैसे एक कोर्ट का ही निर्णय आया हो। डिग्री का मतलब है अंतिम निर्णय कोर्ट का। तो आर्बिट्रेशन एंड सेटलमेंट बिल्कुल एक चीज लीगल है, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात एज सच नहीं है। नाउ जहां मैं चैलेंज की बात कर रहा था आर्बिट्रेशन की, वहां पे एक आधी चीज मैं आपसे डिटेल में और शेयर कर देता हूं। जैसे ये हम कह रहे थे कि आप आर्बिट्रेशन का निर्णय चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, जब आप चैलेंज करते हैं, ये एक आधी चीज डिटेल में आर्बिट्रेशन की है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। ये बढ़िया चीज है, एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड अगर आप चैलेंज करते हैं ऑफ अवार्ड, नेचुरल है, कहां चैलेंज किया आपने? कोर्ट में। तो ये जो कोर्ट है, ये आपको कोई भी क्या नहीं देगी? नो ऑटोमेटिक स्टे। ये कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगाने वाली कोर्ट। ये चीज कहता है सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन 2 एंड 3। ऑटोमेटिक स्टे नहीं मिलेगी आपको। कहने का मतलब है आपको रिक्वेस्ट आप करें किसको? कोर्ट को, तो वो स्टे लगाएगी। और स्टे लगाने पे कोर्ट क्या इंपोज करेगी? टर्म्स एंड कंडीशंस, T&C इंपोज करेगी। लेकिन T&C इंपोज नहीं अगर दो चीजें हैं, आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट AA या फिर जो अवार्ड है, जो निर्णय आया, ये आता है भाई फ्रॉड या करप्शन से, तो एग्रीमेंट ही सही नहीं हुआ। तो बिना कंडीशन के यहां पे कोर्ट स्टे लगा देगा, और स्टे लगाएगा टिल कोर्ट अपना क्या ना दे दे? डिसीजन अंडर सेक्शन 34। एक और चीज आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, वैसे मैंने हल्का सा लिख दिया था, लेकिन थोड़ी डिटेल में इसको मैनेज करना जरूरी है। सेक्शन नंबर 29A, जो मैंने कहा था एक टाइम है, किस चीज का? अवार्ड का। अवार्ड कितने दिनों में आना चाहिए? देखिए, यहां पे दो चीजें हैं। या तो देखिए आपका है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, या है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। यहां पे बताया गया समय है 12 महीने में आना चाहिए आपका डिसीजन। यहां पे भी बताया गया है 12 महीने में क्या होना चाहिए? एंडेवर, जिसका मतलब है कोशिश होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है 12 महीने लगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि वर्ड एंडेवर है। दोनों में कॉमन फैक्टर ये बताया गया 12 महीने कहां से देखने हैं? ये 12 महीने आपने देखने फ्रॉम कंप्लीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का मतलब है जो सुनवाई वगैरह होती है अंडर सेक्शन 23। जब 23 में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब 23 क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। 23 कहता है जैसे आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन की कार्रवाई होती है, ये जो सुनवाई, हेयरिंग वगैरह या प्लीडिंग होती है, ये कंप्लीट होनी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। और ये 6 महीने कहां से होते हैं? ये 6 महीने होते हैं जिस दिन आपका आर्बिट्रेटर क्या हो गया? अपॉइंट हो गया। फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कह लीजिए या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कह लीजिए, मतलब 6 महीने उसके लगे। उसके फर्दर 12 महीने में अवार्ड आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पे एक्सटेंशन का भी एक प्रावधान दिया गया है, मतलब 12 महीने में
6 महीने एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, 6 महीने एक्स्ट्रा। लेकिन 6 महीने एक्स्ट्रा देने के लिए अब क्या जरूरी है, पार्टीज अगर कंसेंट करें तो ही टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, वरना 12 महीने में डिसीजन आना ही चाहिए। देयर आफ्टर अगर ये 18 महीने लैप्स हो जाते हैं, 18 महीने मान लो हो गए खत्म, तो नेचुरल है यहां पे आर्बिट्रेटर का मैंडेट, मतलब उसकी जो पावर है, कम्स टू एन एंड। तो 18 महीने अगर बीत गए हैं तो बात हो गई है बहुत ज्यादा। तो 18 महीने बीतने के बाद क्या होगा, आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट में एक्सटेंड। तो कोर्ट यहां पे टाइम पीरियड बढ़ा सकती है, और कोर्ट को नेचुरल आपने एप्लीकेशन दी है तो वो एप्लीकेशन कोर्ट डिस्पोज करेगा, एप्लीकेशन टाइम बढ़ाने की डिस्पोज करेगा विद इन 60 डेज, 60 दिन के भीतर भीतर करेगा। और ये 60 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम नोटिस, जब नोटिस दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा दूसरी पार्टी को, टू ऑपोजिट पार्टी। साथ में ही जो कोर्ट है वो कहेगी जो फीस है आर्बिट्रेटर की, ये रिड्यूस कर दी जाए, जितना वो डिले करेगा, क्योंकि 18 महीने तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैक्सिमम ये रिड्यूस होगी 5% पर मंथ, हर महीने के हिसाब से 5% कम कर दी जाएगी। साथ में कोर्ट जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा आर्बिट्रेटर को, ट्राइब्यूनल को, मे बी सारे और एनी, अगर एक से ज्यादा है, लेकिन कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी उसी स्टेज से जहां आर्बिट्रेटर आपने बदले हैं। अलग से इसमें एक पॉइंट यह आता है, यह बढ़िया आर्बिट्रेटर के फेवर में है, आर्बिट्रेटर को एडिशनल फीस मिल जाएगी, क्योंकि हमने कहा कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए 12 महीने में, 6 महीने का एक्सटेंशन था, उसके बाद कोर्ट है। एडिशनल फीस इफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या कर दी है उसने, कंप्लीट कर दी है विद इन, और ये उसने कंप्लीट कर दी है 6 महीने के भीतर भीतर। तो ये बड़ा ही इफेक्टिव आदमी है, यहां इसको दी जा सकती है एक्स्ट्रा फीस। तो देखिए मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा आपका एक्ट आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से जाके चेक कर सकते हैं। लगभग कह लीजिए सारी बड़ी बातें, कुछ भी मतलब सिर्फ आप मेरा ये एक पेज पढ़ लीजिए, एक पेज में ये सारा लिख के दिया है, एक एक चीज मैंने लिख के दी है। कुछ चीज एक्स्ट्रा भी डिटेल में बतानी थी, तो जो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि ये पहले हुआ नहीं करती थी। स्टडी मटेरियल में चेंजेस के बाद ये कुछ नए सेक्शन जैसे इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से डाले, तो इसलिए मैंने इनको एक अलग से कॉलम बनाते हुए इनके ऊपर यहाँ पे लिख दिया था कि भैया इनको आप खास ध्यान रख लीजिएगा। कॉन्सिलेशन के 2 सेक्शन 62, 76 और इधर जैसे ये ऑटोमेटिक स्टेज 36 वाला एंड 29A वाला। तो आई होप सो आपको फुल इससे यूटिलिटी मिले। गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।